वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का मेरा टॉपिक है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है फ्लोरो एंड क्विनोलॉन्स। तो क्विनोलॉन्स है जिसमें कि क्या है, फ्लोरीन अटैच्ड है, इसलिए ऐसे क्विनोलॉन जिसमें कि एक या एक से ज्यादा फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ओके, यदि हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें इसकी तो 1980s में जाते हैं। 1980s में फर्स्ट जनरेशन क्विनोलॉन्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि ऑलमोस्ट 1 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 1990 की जिसमें सेकंड जनरेशन क्विनोलॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट किया गया जिसमें एक या एक से ज्यादा फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता था। ओके, अब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अपडेट हो गया है। राइट, अपडेट इसलिए हुआ है ताकि जो भी नए रिक्वायरमेंट है इससे मीट आउट कर सके, ज़्यादा स्टेबल रह सके, इसलिए यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन है इसीलिए यहाँ पर आई। बिकॉज जो फर्स्ट जनरेशन थी वो स्टेबल नहीं थी, बट सेकेंड जनरेशन जो है मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसका जो बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा लॉन्गर है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। राइट, तो हम जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स है दैट इज पोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जबकि जबकि सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग है दैट इज प्रूलीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ओके, सो गाइस इसका जो है जो ट्रिक है ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो ड्रग हम किसी भी एलिमेंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर ये कैसा वर्क कर रहा है, किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मीनिंग होता है कि ये इसके अलावा और दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये दो तरह से वर्क करता है। एक ये वर्क करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे डिफरेंट मैकेनिज्म से, और दूसरा करता है ग्राम पॉजिटिव पे डिफरेंट मैकेनिज्म से। ओके, तो पहले हम यहाँ देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिस पे ये वर्क करेगा। आपको यहाँ पे एक री डायग्राम नजर आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होती है, कौन से एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं, फिर हम आएंगे ड्रग के ऊपर। ओके, तो बैक्टीरियल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सबसे पहले ही क्या होता है, निक्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, निक्स का मतलब होता है कि वहां पे कट किया जाता है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, या आप मान सकते हैं कि एक रस्सी है और उसको हमने बिल्कुल ट्विस्टेड करके रखा है। ठीक है, उसको किसी पार्ट पे हमने निक कर दिया, मतलब काट दिया। ये जो काटने का काम होता है ये कौन कर रहा है, यहाँ पे डीएनए गायरेज ए कर रहा है। ठीक है, काटने के बाद निगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है, जो ट्विस्टेड था डीएनए का स्ट्रैंड दोनों, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, इसका मतलब है वो अनवाइंड हो रहे हैं। ठीक है ना, खुल रहे हैं। तो जो डीएनए गायरेज बी होता है ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इसके बाद जब वो पूरा खुल जाता है, अगेन जो दोनों एंड ओपन है अभी इसको जोड़ने का काम भी किया जाता है, तो उसको कहते हैं रीसीलिंग। अब जो रीसीलिंग होता है निक्ड एंड का, ये करता है डीएनए गायरेज। ठीक है, तो डीएनए गायरेज के दो फंक्शन हो गए, पहला निक्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए काटना भी है, और लास्ट में उसको रीसील भी करना है। राइट, रिसील करने के बाद अभी रेडी है रेप्लिकेशन के लिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस जिसमें कि डीएनए गायरेज ए, डीएनए गायरेज बी एंड डीएनए गायरेज ए अगेन ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो फ्लोरोक्विनोलॉन ड्रग होती है वो कहाँ पे वर्क करेगी, इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लोरोक्विनोलॉन जो ड्रग होती है ये डीएनए गायरेज ए पे वर्क करती है। ओके, दोनों ही जगह डीएनए गायरेज ए पे ये वर्क करेगी। तो पहले जहां वर्क करेगी मतलब डीएनए का जो निकिंग हो रहा है इसको स्टॉप कर देगी, बिकॉज डीएनए गायरेज यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है। सेकेंड, यदि ये सब पूरा प्रोसेस हो भी जाता है तो अगेन जो रीसीलिंग हो रही है निक्ड एंड की उसको नहीं होने देगा, बिकॉज डीएनए गायरेज यहाँ भी प्रेजेंट है। ये फ्लोरोक्विनोलॉन इस डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा, तो पहले पोजीशन पे भी कर सकता है और लास्ट पोजीशन पे भी कर सकता है। ओके, तो ये तो हुई बात हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अब हम चलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, ठीक है, इसका एक टारगेट साइट होता है
वो है टोपोआइसोमरेज 4, राइट। तो अभी जो प्रोसेस या जो वर्क डीएनए गायरेज ए और बी मिलके कर रहे थे, वही काम यहाँ पे कौन करता है, टोपोआइसोमरेज 4 करता है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होता है इस टोपोआइसोमरेज 4 को इनिबिट करता है, और यदि टोपोआइसोमरेज 4 इनिबिट हो गया तो डीएनए का निकिंग नहीं होगा, उसका रीसेलिंग नहीं होगा, और वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लोरोक्विनोलॉन वर्क करते हैं, राइट। तो ये पूरा डिपेंड करता है अफिनिटी के ऊपर। जिसकी जितनी ज्यादा अफिनिटी होगी टुवर्ड्स द फ्लोरोक्विनोलॉन्स, उतना ज्यादा ये इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर टोपोआइसोमरेज जो होता है इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव काफी ज्यादा अफिनिटी होती है, इसलिए फास्ट एक्शन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक दी और वो एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही है। ओके, हो सकता है कि आपने काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, इसलिए शायद रेजिस्टेंट हो गया हो। तो यदि वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंट हो चुकी है। अब रेजिस्टेंट होने के पीछे यहाँ कुछ रीजंस हैं, इसमें से कुछ रीजन मतलब 2 रीजन मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ ड्यूटी ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। पहला रीजन है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है कि जो डीएनए गायरेज है जो वर्क कर रहा था, या टोपोआइसोमरेज है, ओके, जो कि पहले बाइंड हो रहा था फ्लोरोक्विनोलॉन के साथ में, अब वो प्रॉपरली बाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी एफिनिटी उससे कम हो गई है। ठीक है, अफिनिटी कम होने के पीछे रीजन है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकेंड आता है इफ्लक्स ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन बाय द पोरीन चैनल। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरीन चैनल। जैसे ही एंटीबायोटिक इस चैनल को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाती है, ये जो इफ्लक्स चैनल होते हैं या जो पोरीन चैनल होते हैं इसको ये बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली हमारी एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर पाती। तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ड्रग की। इसमें है फर्स्ट जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमने यहाँ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है यूनिवर्सिटीज के पेपर में, तो वहाँ पूछा जाता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या है, किसी एक ड्रग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर वहाँ पे स्पेसिफिक पूछा जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में करना है। मैक्सिमम ये ड्रग पूछी जाती है। तो ये जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये प्रोटोटाइप ड्रग होती है और फर्स्ट जनरेशन की मोस्ट पोटेंट ड्रग है अगेंस्ट सो मेनी टाइप द बैक्टीरिया, बिकॉज ये एक ब्रॉड रेंज पर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो एंटेरोबैक्टेरी एंड निसेरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, इन पे ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसके अलावा कुछ और हाईली ससेप्टेबल बैक्टीरियाज होते हैं जिस पे वर्क करता है, लाइक ई कोलाई, निसेरिया गोनोरिया, एंटेरोबैक्टर, सोलमोनेला टाइफी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी है जिसके ऊपर ये वर्क करता है, तो हमने सभी को यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। तो ये हाईली ससेप्टेबल है ऊपर वाले बैक्टीरिया। यदि मॉडरेट की बात करते हैं उसमें ब्रूसेला, माइकोप्लाज्मा एंड बैसिलस एंथ्रासिस, ये बैक्टीरिया जिस पर कि ये मॉडरेटली वर्क करता है। नाउ जब भी हम किसी ड्रग का फार्माकोलॉजी या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। मैकेनिज्म एक्शन के बाद में हम जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसमें हम 4 पैरामीटर पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन बाय द ओरल रूट है। ठीक है, अब यदि स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ से डिले होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बॉडी में ओवरऑल ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑलमोस्ट सभी जगह जाएगा और टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है लंग्स में, स्प्यूटम में, मसल्स में, प्रोस्टेट में, सभी जगह देखा गया है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका होता है, मतलब लीवर में जाने से पहले ये मेटाबोलाइज भी होती है। एक्सक्रीशन बाय द यूरिनरी रूट जो कि कॉमन रूट है फॉर द ओरल ड्रग्स। ठीक है, तो बस ये 4 पैरामीटर को हमने यहाँ फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जिस काम के लिए हमने ड्रग ली थी तो वो इफेक्ट तो शो कर रही है, बट उसके अलावा भी ये दूसरे ऑर्गन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर कुछ इफेक्ट शो कर सकती है, इसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट इसमें जनरली माइल्ड होता है, अप्रॉक्स 10% पॉपुलेशन में ही होता है। क्या क्या हो सकते हैं, पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ओके, इससे रिलेटेड
नौसिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड डायरिया। ठीक है। सीएनएस से रिलेटेड बात करेंगे तो हेडेक, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ट्रेमर एंड सीजर। स्किन, स्किन में रैशेस का होना, प्रूराइटिस का होना, फोटोसेंसिटिविटी का होना, अर्टिकेरिया का होना एंड स्वेलिंग ऑफ द लिप्स। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि अलग अलग पार्ट पे देखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो दूसरे फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनको नहीं देना या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको देना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी इंटरेक्शन की, जिसको हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दो तरह के होते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा या ड्रग फूड इंटरेक्शन होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की। अब यदि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में थियोफाइलिन है, कैफीन है, वॉरफेरिन है, इन ड्रग्स को यदि दे दिया जाए, ठीक है, तो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्रग का, राइट। सेकेंड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स यदि एनसेड के साथ दिए जाए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ दिए जाते हैं, ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का टॉक्सिसिटी सीएनएस के अंदर इंक्रीज होता है। यदि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के एंटासिड के साथ में देंगे तो इससे फ्लोरोक्विनोलॉन्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो गया और फूड ड्रग इंटरेक्शन भी हुआ, और फूड के साथ में यदि देते हैं तो डेफिनेटली इसका एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। ओके ना, अब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फर्स्ट यूज है यूटीआई में, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकेंड है गोनोरिया। थर्ड कैंक्रोइड। फोर्थ बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फिफ्थ टाइफॉइड। सिक्स्थ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। 7 tuberculosis and 8 conjunctivitis. Okay guys, so guys, this is all about fluoroquinolones, its classification and ciprofloxacin. Okay, so hope so guys आपको यहाँ समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।